our next panel is a very interesting one. You know, at a time when we are having, um, journalism is not armchair um, prophecy. You know, people sitting behind ChatGPT or sitting out there taking reports. That's easy done. But true journalists, in my opinion, are people who do their groundwork, who do their homework, who go on to the place, investigate, research, and they are the ones who really form, in my opinion, amazing journalists. And we're going to have a few of them on stage. These are people who've been on the ground, who have placed themselves in the thick of it all, bringing stories from the front lines, and it also requires bravery and guts to do it. And it's my honor to invite the following journalist. Abhinav Pandey from the Lallan Top is a fearless reporter known for his unwavering commitment to reporting from conflict zones and sensitive regions. Not an easy task. From the front lines of elections to the most volatile social movements, Abhinav's work shows an extraordinary blend of courage, compassion, and integrity. Pleasure having you, Abhinav. Thank you. Next, I'd like to invite Raqibaz Zaman from The Scroll. He has made a name for himself as one of India's most courageous on-ground journalists. In fact, he was awarded the 2024 Vishwanath Delhi Press Award for Fearless Journalism. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Zaman. Next, I'd like to invite Manish Jha from TV9 Bharatvarsh. He's a seasoned reporter who thrives in the midst of breaking news. From natural disasters to political crisis, Manish has consistently been on the ground delivering live updates and in-depth reports that bring us closer to the action. Manish, a pleasure having you over. तो मनीष जी हमारे साथ हैं और हम लोग अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं। तो सबसे सीनियर आप ही हैं, आप ही शुरू कीजिए, फिर हम लोग कार्य को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू अभिनव। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम मनीष झा है। मैं TV9 भारतवर्ष के लिए रिपोर्टिंग करता हूं और आज खास करके टॉक जर्नलिज्म के आयोजक और स्पेशली अविनाश कल्ला जी का शुक्रिया कि एक बार फिर उन्होंने इस मंच पर बुलाया है। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं रूस यूक्रेन युद्ध कवर करके सीधे यहीं आया था और आज जब मैं आपके सामने हूं तो पिछले हफ्ते मैं इजराइल से लौटा हूं, इजराइल और ईरान के जंग में 2 हफ्ते वहाँ रहकर। पिछले 2-4 सालों से अगर मैं कहूँ तो मैं घर परिवार में कम रहता हूँ और दुनिया के अलग अलग देशों में जहाँ लड़ाई हो रही होती है वहाँ से जाकर रिपोर्टिंग करता हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आता है कि उनकी लड़ाई में मेरा क्या रोल है, लेकिन अब आप इसे डेस्टिनी कहिए, मेरे जॉब की जिम्मेदारी कहिए, लेकिन मैं एक बात तब कहता था कि आज दूर दुनिया के देशों में ये लड़ाई हो रही है, पता नहीं कब वो हमारे घर के दरवाजे तक पहुँच जाए। मुझे नहीं पता कि मेरी ज़ुबान में क्या थी, लेकिन पिछले महीने हमने देखा कि एक छोटी सी लड़ाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई। ऊपर वाले का शुक्र है कि वो ठहर गया। वो इसलिए क्योंकि युद्ध की कीमत क्या होती है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो चूँकि हम तीनों रिपोर्टर यहाँ मौजूद हैं और बहुत से लोग यहाँ पर हैं, तो आप सबका शुक्रिया, आप सब इतने बड़े तादाद में मौजूद हैं। साथ में मेरी सीनियर स्मिता जी हैं। आप नमस्ते मैम। आप भी लगातार अपने रिपोर्टर्स को भेजती हैं वॉर जोन में, तो वो आपको बताते ही होंगे कि हम लोगों को क्या कुछ दिखता है। कुछ मैं शेयर करूँगा। इस बार एक नया चीज़ ये है कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे भी यहाँ पर आए हुए हैं और चूँकि बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था इजराइल में रहना, तो वैसे मुझे कहा गया था कि मैं अपना ग्राउंड एक्सपीरियंस मैंने क्या देखा है युद्ध के मैदान में वो आपसे बताऊं, लेकिन मैं उसमें कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे अगली बार घर से जाने की इजाज़त मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 20-22 साल की रिपोर्टिंग की थी। जैसा विनव ने आपको बताया, बैठे बैठे इन्होंने सीनियर बनाने की कोशिश की, लेकिन पिछले 4 साल से मतलब मैं अपना जन्मदिन या अपने शादी की सालगिरह सब युद्ध क्षेत्र में ही मनाता हूँ। और रूस यूक्रेन युद्ध से शुरुआत की थी, उसके बाद मतलब सबसे पहले यूक्रेन गया, फिर रूस गया, फिर इजराइल में जब अटैक हुआ 2023 में तब इजराइल गया, फिर लेबनान गया, सीरिया गया, फ़िलिस्तीन के बहुत से इलाके में गया, बीच में चीन ताइवान की लड़ाई हो गई तो वहाँ गया। कई बार अरेस्ट भी हुआ। अरेस्ट मतलब पुलिस ने नहीं अरेस्ट किया, मैं उन लोगों में से हूँ जिसको
आर्मी ने अरेस्ट करके रखा, कुछ घंटे एक आध रात बिठा कर रखा, लेकिन बाद में फिर टॉप लेवल से उन्हें इन्फॉर्मेशन आया कि ये जर्नलिस्ट हैं, कोई जासूस नहीं है, तो उनको छोड़ दिया गया। एक चीज़ से मैं शुरुआत करूंगा आप लोगों को, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाइए, कितनी भी लड़ाई झगड़े हो, लेकिन अगर आप ये कहते हैं ना कि आप भारत से हैं, यकीन मानिए उनको ये लगता है कि ये आदमी आपका नुकसान नहीं करेगा, और वो इस बात के लिए आपको बहुत मान देता है ना। ये हमारे देश की ताकत है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप सबके बीच में हूँ, ये मेरे साथ एक दो बार नहीं सैकड़ों बार हुआ है। आप सोचिए कि अगर एक आदमी किसी के घर में घुस जाए तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। किसी सिक्योरिटी वाले जगह पर अगर मैं अपने ही देश में चले जाऊं तो अरेस्ट हो जाऊंगा, और ऐसी जगह जहां युद्ध हो रहा हो, जहां पर एक एक इन्फॉर्मेशन की वजह से सेना को बहुत सारा नुकसान हुआ, कई बार जानबूझकर, कई बार अनजान में मेरी रिपोर्टिंग से, या कई बार मैं पहुंच जाता था, वहाँ की आर्मी मुझे अरेस्ट कर लेती थी, लेकिन जैसे ही मैं कहता था कि मैं इंडिया से हूँ, उसके बाद उनका जो बिहेव था, व्यवहार था, वो बहुत अलग था। तो इसलिए मैं बहुत गर्व से ये कहता हूँ। दूसरी बात, आज की तारीख में दुनिया इस हद तक बटी हुई है कि अमेरिका और यूरोप के जर्नलिस्ट रूस नहीं आ सकते, रूस के जर्नलिस्ट यूरोप में जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, ईरान अगर आप चले गए हैं, सीरिया चले गए हैं तो आप इजराइल नहीं जा सकते, और अगर आप इजरायली जर्नलिस्ट हैं और लेबनान में आपको हिजबुल्लाह ने पकड़ लिया, या फिर ईरान में आपको उसने पकड़ लिया, और आप छोड़िए अगर आप इजराइल गए हैं और तब अगर आप ईरान गए तो फिर आपकी खैर नहीं। इन सब के बीच में अकेला एक बात गर्व से मैं कहता हूं कि आप अगर इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इंडियन हैं, तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। दूसरी बात है कि वो मुझे कहा गया था कि मैं बताऊं आपको कि युद्ध क्षेत्र का अनुभव क्या होता है, तो सबसे ताज़ा उदाहरण अभी ईरान इजराइल की जंग थी, और जब ईरान इजराइल की जंग के लिए मुझे कहा गया कि आप जाइए यहाँ से, और मेरे जाने का जब प्रोग्राम बन रहा था तो पहले तो एक यही था कि दोनों देश लड़ रहे थे, दोनों देशों में एयरपोर्ट काम नहीं कर रहा था। मैंने दोनों देशों के एम्बेसडर से बात की और मेरे अपने जो वहाँ कॉन्टेक्ट्स थे लोकल, उनसे बात की। वीज़ा तो तुरंत मिल गया, अब जाने की बारी थी, अब एयरपोर्ट काम कर नहीं रहा था। इस बार ईरान से जब तक परमिशन आती उससे पहले मुझे इजराइल से परमिशन मिल गई, तो मैं इजराइल गया। इजराइल जाने के लिए मैं पहले सऊदी गया, फिर वहाँ से जॉर्डन गया, जॉर्डन में उतर के फिर वहाँ से ट्रेवल रूट से फिलिस्तीन होते हुए इजराइल पहुँचा। और जब मैं इजराइल पहुँचा तो इस बार की स्थिति इसलिए भी अलग थी कि 2023, 2024, 2025 3 साल से मैं लगातार इजराइल में जाके कई महीने रह के रिपोर्टिंग कर रहा था। लेकिन पहले ऐसा होता था कि अगर हमास से या हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट आते थे या मिसाइल आते थे, तो आप कहें कि आयरन डोम का नाम आप सबने सुना है, तो होता था कि अच्छा वो मिसाइल को रोक देगा। लेकिन इस बार बाबा ऐसी मिसाइल थी कि 1800 किलोमीटर दूर से ईरान से चलती थी, 5 से 7 मिनट में इजराइल में पहुंचती थी। रात के 1 बजे 1:30 बजे हम बिस्तर पे सोए रहते थे, अलार्म बजता था, सबके मोबाइल पे एक ऐप होता था, वो अलार्म बजता था, जो जिस पोजीशन में जो कपड़ा पहना है वो पहन के आप तुरंत बंकर में भागते थे, और तब भी गारंटी नहीं थी कि आप बच जाएं। बहुत से लोग थे जो बंकर में रहे, बिल्डिंग टूट के गिर गई, मलबे में दब के मर गए, लेकिन बंकर फिर भी आपको बचा लेता था। पहली बार ऐसे मिसाइल आ रहे थे जो 10-10, 12-12 फीट लंबे, 400-500 किलो उसमें बारूद भरा हुआ, अगर उसको रोक भी लिया गया तो उसका बारूद नीचे गिरता था और बिल्डिंग तबाह हो जाती थी। इन सब के बीच में एक रिपोर्टर क्या करेगा, किस तरह से रिपोर्टिंग करेगा, आप सोचिए। जब मैं टीवी में आता था तो बहुत बार मेरे चैनल में या जो डिफेंस के लोग थे वो कहते थे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो। मैं आपको एक बात बताऊं, राज की बात है कि मैं बुलेट प्रूफ जैकेट तभी खाली पहनता हूं जब मैं कैमरे के सामने होता हूं, क्योंकि गोली नहीं चल रही है, गोले चल रहे हैं, मिसाइल बरस रहे हैं, फाइटर जेट से स्ट्राइक हो रही है। और रूस यूक्रेन युद्ध में तो क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल हो रहा है, फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल वेपन का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर आप बताइए मुझे कि मैं अगर हेलमेट पहन लूँ और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन भी लूँ तो क्या बच जाऊँगा। तो बस खाली कैमरे पे, ताकि सीनियर्स को ख़राब ना लगे, सरकार भी कहे कि मतलब आप लोग अपना ध्यान क्यों नहीं रखते, तो बस दिखाने के लिए बुलेट प्रूफ का कोई काम। तो एक ही चीज़ है जो कि आपको वापस घर लाती है, वो है ऊपर वाले की कृपा और आप सब लोगों की शुभकामनाएं।
जिसकी वजह से आप वापस आते हैं। बस यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि ऊपर वाला जो है वही दुनिया का सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे बुरा हादसा जो हुआ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जब युद्ध खत्म हो गया ईरान इजराइल का 24 जून को, तो खत्म होने के बाद 1-2 घंटे का, मतलब 6 घंटे का वो कूलिंग पीरियड था, उसमें दोनों तरफ से हम सोचा उन्होंने कि चलो 6 घंटे में हम बमबारी कर लें। तो हुआ ये कि इजराइल लगातार अटैक कर रहा था, ईरान की तरफ से मिसाइल आए, 1 घंटे में 5 बार मिसाइल आए। तो पहली बार जब मिसाइल आया तो सायरन बजा, तो लोग सब भाग के बंकर में गए, हम लोग सब बंकर में थे। फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद मैसेज आया कि अब ठीक है, बाहर आ जाइए। फिर हम लोग अपने अपने कमरे में चले गए। फिर 2 मिनट के बाद आया कि मिसाइल आ रही है, सायरन बजने लगे, फिर हम भागकर बंकर में गए। और फिर 10 मिनट बाद बोला कि अब खत्म हो गया मिसाइल, तो फिर हम वापस आए। फिर तीसरी बार सायरन बजा। तीसरी बार कुछ लोगों ने सोचा कि अरे यार बार बार कितना भागना है, अपने ही कमरे में रह लेते हैं, कोई ज़रूरी थोड़े ना कि उसी में जाके मिसाइल है। एक बिल्डिंग में कई लोगों ने यही फैसला किया और मिसाइल उसी बिल्डिंग में आके गिर गई। सोचिए वो आदमी 3 बार बंकर जा चुका था 15 मिनट के अंदर, बस उस बार वो बंकर नहीं गया और उसके घर के परिवार के 5 लोग वहीं मारे गए, और उस बिल्डिंग में जो और लोग नहीं गए थे 32 लोग वहीं मारे गए, वो घायल हो गए। ये उस दिन की बात है जब युद्ध खत्म हो गया था। तो आप सोचिए कि कोई गारंटी नहीं है। दुनिया भर की कहानी आप देखते हैं, युद्ध क्षेत्र में भी तो लोग रहते हैं ना। अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच जो लगभग 72 घंटे या उससे प्लस का जो आपने देखा, उसमें आपको लगा ना कि किस तरह के युद्ध हो रहे हैं। आप सोचिए कि 3-3 साल से जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ पर क्या हाल होगा, लोग कैसे रहते हैं। अब मैंने अरबपति लोगों को, मैं सच में कहता हूँ, जिनको आप अरबपति कहते हैं, उनको अगले 24 घंटे के बाद ब्रेड के लिए लाइन में लगे हुए देखा है। ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जिसके 1 या 2 सदस्य या तो मारे गए हैं या मिसिंग हैं। इस तरह की तमाम एक्सपीरियंसेस मेरे पास है। अगर मौका मिलेगा तो कुछ और चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन निश्चित तौर पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो देश में घटनाएं घटती है वो चैलेंजिंग नहीं है। अभिनव और मेरे साथी यहाँ पर हैं, ये अलग अलग जगह से ग्राउंड एक्सपीरियंस करते हैं। आपने संपादकों की बात सुनी, नेताओं की बात सुनी, डिप्लोमेट की बात सुनी। हम वो ग्राउंड रिपोर्टर हैं जो ग्राउंड पे रहते हैं। कई बार हमसे लोग कहते हैं मीडिया ऐसा दिखा रही है, मीडिया ऐसा कर रही है। कई बार तो मैं धीरे से कहता हूँ कि जो कर रही है उनसे पूछ लो भैया, हमारा काम रिपोर्टिंग का ये कर दें। एक आखिरी बात मैं बता दूं, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं सबसे अधिक डर आपको कहाँ लगा था। मुझे सबसे अधिक डर लगा था जब बांग्लादेश में शेख हसीना के गद्दी छोड़ने के तुरंत बाद में पहुंचा था, उसके अगले दिन 6 अगस्त को, और वहाँ पर भारत विरोधी बहुत माहौल था और उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतरने वाला था और मुझे ऐसा लगता था कहीं मेरी मॉब लिंचिंग ना हो जाए। तो सोचिए कि मिसाइलों से उतना डर नहीं लगा था जितना मॉब लिंचिंग से लगा था। और इस बार भी जब मैं इजराइल जा रहा था तो मेरा टिकट एयर इंडिया से था और विमान हादसे के 2 दिन या 3 दिन बाद की घटना है। तो मेरे बॉस ने कहा डर नहीं लग रहा तुमको इजराइल जाने में। मैंने कहा फिलहाल तो एयर इंडिया पहुंचा दे, यही सबसे बड़ा डर है। थैंक यू सो मच। Good afternoon, everyone. Myself, Rokibuz Zaman. So I cover Northeast for Scroll.in. It is a privilege to be here speaking in front of top editors and journalists of the country. For me, it's also a personal feat. Um, Before speaking about my experiences and I would like to tell about myself and my background. Um, I feel it is necessary to tell my identity and from where I belong. I was born into a Mia Muslim family in Assam, and this community is also called Bengali origin Muslims in Assam. Over the past 6 or 7 decades, this community people has gone through a lot. You all know about NRC. Um, um, so precisely for this community people and also the Hindu Bengalis in Assam, the government of India had upgraded NRC. First in 1951, second time in 2019. That was a huge exercise. Millions of documents were
verified, and yeah, so people of Assam produced lots of documents to prove their citizenships. The cutoff date was 1971. One has to produce documents before 1971 to include in the National Register of Citizens, which is supposed to be a list of genuine Indians living in Assam. I can tell you one example how it was difficult for a person to include their name through documentation. Right now we are witnessing in Bihar. People in Bihar has to ask basically because of this special revision of electoral roll, they have to produce some documents just before 2003 to include in the voter list. And in many villages, we have seen reports from Indian Express and other Hindu newspaper and other local reports that the villages are after villages, they are not able to produce documents. That is 2003, 2002 or before that. But people in Assam, especially the Muslims who are illiterate, who don't know how to read and write at that time, point of time, before 1971, despite that they produced the documents, and some of them also, included, but many excluded, like 19.06 lakh people. So I'm trying to make a point how it's difficult, despite a difficulty, they produce documents. But the point is, despite those documents, they are being not accepted. The documents are not accepted, and because of the political thing, and also mere errors in the documents, in the name of in the name or in the age of the person. Yeah, so that is the one of the link I wanted to tell. So my journey to the journalism is also very personal, because the media in Assam has for long has produced widespread bias and prejudice against these Mia Muslims. They question their legitimacy as Indian citizens. So this suffering of these people, my own people, has also influenced my decision to become a journalist. So I started in 2019 with Telegraph newspaper. Then I worked for Times of India for almost 2 years. Then I joined Scroll as a Northeast correspondent. So what is difference with the Scroll is, it is one of the rare Indian news website which has given a special commitment to cover Northeast, a region which is always often marginalized and misrepresented in the national discourse. My first story for Scroll was the voting massacre in 2021. In December 5, I think, December 5, 13 Naga innocent villagers were killed by the security personnel, Indian Army personnel, and they were just returning from their a coal mine to their village, to their homes in village, and on their way they were ambushed and 6 of them were killed, shot dead. Then later there was a clashes between the villagers and the security personnel, as the villagers claimed that the army personnel were trying to hide the killings, and that led to the confrontation. And in that, 1 army personnel was killed, and also 6 other innocent villagers were also shot dead. Altogether, there are 13 Naga villagers were killed, and 1 army personnel was shot dead. In the parliament, the government said that the villagers were tried to flee when they were asked to stop the vehicle. But I went to the village the next day, and it's very difficult terrain. It's a very remote village in the hills of Mon district of Nagaland. It's one of the most backward places in the northeast. The Konek tribe is the majority people there, and it also share boundaries with Myanmar. And we started from Guwahati and went there in the village. So I met the villagers and also talked with the 2 survivors of this, families of the 2 survivors of this 13 people. They contested the government claim, and that they were not asked to stop the vehicle. Army personnel opened fire without any warning. So my point is, if I was not asked to go to the spot in the village, we would not have the version of the family.
So that's what we do at Scroll. We go to the ground, we hit the ground, we meet the people. We, despite challenges and resource scarcity, we can give an example of Manipur, how Scroll has covered, and we have not only writing about Manipur when the ethnic violence has started in May 2023, but before that also, months before that also, there was a simmering tension between the majority community and the minority community. In 2022, 1 year ahead of the conflict started, I had written how the arrest of a activist has resurfaced the ethnic tension between the two major communities, the Meitei and the Kukis, because one of the arrested person was a human rights activist, and that led to some tension. The Kukis started to write letters after letters, statement after statement, sending to the PMO and the other government, the state government, that the government is, doing injustice to the minority people. They accuse the Beninshin government of, majoritarian. So that led to the simmering tension, led to the breakout of the ethnic conflict in May. I was one of the first national news reporter to land in Imphal and, to meet and talk with the victims of those who killed between the two communities. But it was not easy because I had to overcome lots of challenges. As soon as I landed in Imphal, I saw mobs on a rampage burning down houses in front of me, just in front of the airport. I started my journey from the airport to the hotel, and I have been at least stopped 5 times by the mobs with holding lathis, and they're asking, who are you, show me your card. So I was only allowed to go and proceed because I have a press card and I have a local driver with me. But it was one of the scariest moment for me. I never witnessed such things in my life because I had taken out my phone to record something, but they saw me and just said, don't record anything or you'll be, they had threatened me that if I shoot or film anything, they will not allow me to go. So, that is the tough thing of reporting on conflict within the state. Yeah. So, Rokibas, sorry to interrupt you. We'd love to learn a little deeper into the challenges of on-ground reporting. We'll come back to you, Rokibas. I just wanted to, Abhinav, your thoughts on it, please. Yes. नमस्ते, अभिनव नाम है हमारा। आप लोग अगर लल्लन टॉप देखते होंगे, उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर लोग देखते होंगे। देखते हैं आप लोग? तो देखते होंगे कि जहाँ ज़्यादा भसड़ होती है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। ठीक है, तो मेरी जर्नी में एज अ रिपोर्टर सब चैलेंजेस ही नहीं होता, मौज भी बहुत आती है गुरु। बहुत मज़ा आता है रिपोर्टिंग करने में, और रिपोर्टर को मज़ा आए इसके लिए वो रिस्क लेता है। रिस्क लेना भी उसकी किक होती है। तो मैं चूँकि राजस्थान मुझे बहुत पसंद है, राजस्थान से मैं कई बार आया हूँ। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। कुंभ में रिपोर्टिंग की उसको लेकर के मुझसे कहा गया, कल्ला जी ने कहा कि उस पर बात करेंगे, लेकिन मुझे राजस्थान पे बात करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि राजस्थान में दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत से राजस्थानियों से ज़्यादा घूमा हूँ। ऊपर नीचे डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से लेके ऊपर हनुमानगढ़ तक, और इधर आपका अलवर से लेकर के जैसलमेर, बाड़मेर तक, ये सारा मेरा घुमा हुआ है। तो आनंद आता है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा अपने मुश्किल वाले किस्से नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको मज़ेदार किस्से भी सुनाऊंगा कि होता कैसे है और जो कैमरे पे दिखता है उसके पीछे क्या क्या होता है। होता ये है कि जब हम किसी रिपोर्ट पे या फील्ड पे जाते हैं किसी भी खबर को लेके, जैसे फ़र्ज़ कीजिए अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, या पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, या फिर कुंभ की जो रिपोर्टिंग थी, उसको लेकर के आपके दिमाग में पहले से बहुत सारे थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन मज़ा तब आता है जब आपको नई नई चीज़ें मिलती हैं, आपको अलग अलग लोग टकराते हैं। मेरा बड़ा मज़ा आता है मुझे नए नए लोगों से मिलना और नए लोगों से बातचीत करना। मैं कुंभ की कहानियाँ आपको सुनाता हूँ। जैसे इतना बड़ा पर्व हुआ, तो प्रयागराज का मैं खुद भी रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए था कि भाई मैं अपने होम ग्राउंड पे हूँ, होम टर्फ पे हूँ, अच्छे से काम करके दिखाऊँ, अच्छे से रिपोर्ट करके दिखाऊँ। तो एक जगह मैं बैठा हुआ था, उनसे मैंने पूछा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि शिक्षित और दीक्षित में क्या अंतर होता है। तो मैंने कहा कि भाई साहब, जिसको शिक्षा मिलती है और जिसको दीक्षा मिलती है उसको
दीक्षित कहेंगे जो शिक्षक है वो जो शिक्षा देता है वो शिक्षित है। तो बोले नहीं, बोले बाकी जो इस देश की धरती है वहाँ पे उनको शिक्षा मिलती है। ये प्रयाग की धरा है जहाँ लोगों को दीक्षा मिलती है। यहाँ पे आकर के लोग नागा बनते हैं, यहाँ पे आकर के लोग साधु सन्यासी बनते हैं। तो ये दीक्षित करने वाली भूमि है। तो प्रयागराज ने एक तरीके से मुझे भी रिपोर्टिंग के मौके पर दीक्षित किया। आप लोगों ने शायद देखा हो, जब कुंभ में भगदड़ हुई तो उसको मैंने रिपोर्ट किया था। जो दूसरी भगदड़ हुई जिसको छिपाया जा रहा था उसको मैंने सामने लाया। लेकिन उससे पहले कुंभ में बहुत कुछ हुआ था, बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलते थे। राजस्थान के लोग बहुत आए कुंभ में। आप लोग के भी घर परिवार से तो लोग गए होंगे। चोटिया जी सामने बैठे हैं, आप तो आए थे? नहीं आ पाए थे, परिवार के लोग गए थे। तो ये कुंभ में अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस हो रही थी। लोगों के लिए बड़ा देखने वाली बात थी कि इतनी भीड़ आ रही है, इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, प्लस उनका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। लाखों करोड़ों लोग एक जगह पे एकत्रित हैं तो वो उनका वेस्ट मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन जो कुंभ का थ्रिलर होता है वो थ्रिलर होता है अमावस्या जिस दिन होती है, अमावस्या का पर्व होता है उस दिन उसका थ्रिलर होता है। उसमें भीड़ आती है भयंकर। तो रात के तकरीबन 11 बज रहे थे, मैं ऐसे बाहर निकला कैंप से और देखा कि इतनी भीड़। तो एक बार देख करके लगा कि हे भगवान, आज का जो है अच्छे से निकल जाता तो ये कुंभ महाकुंभ जो है पार हो जाएगा। सुबह तक बहुत उत्साहित थे। शाम में अखाड़ों के बीच जाना, आपके लिए बताऊं, बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है कि अखाड़े जो सनातन परंपरा के 13 अखाड़े हैं उनमें शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े, उन अखाड़ों की पेशवाई निकलती है, वो स्नान करने के लिए जाते हैं। तो उसका बड़ा एक रिचुअल होता है, बहुत अच्छे से वो उसकी तैयारी करते हैं। ड्रम बजते हैं, ढोल नगाड़े शंख। रात के 3 बजे ठंड में आप समझिए कि आपके सामने कोई नागा भस्म लगा रहा है, वो एकदम से श्रृंगार करता है। नागाओं का अपना श्रृंगार होता है, वो शहद पान करते हैं, वो काजल लगाते हैं। जैसे औरतें श्रृंगार करती हैं वैसे नागा भी श्रृंगार करते हैं। उद्घोष हो रहा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसी टाइम पे अचानक से आपके फ़ोन में एक घंटी बजती है और पता लगता है कि यार स्टैम्पेड हो गई है। तो स्टैम्पेड हो गई है, कहाँ पे स्टैम्पेड हुई? पहली बार तो एक बार लगता है इतना उत्साहित होते हो आप ना कि वो सब कुछ देख करके, और रोशनी इतनी होती है मेले में, कुंभ में, कि सुई भी गिर जाए तो रात के अंधेरे में मिल सकती है। तो वो जो उसमें फ़ोन आता है तो एक बार को इग्नोर कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है हुआ होगा, क्या बात है। लेकिन दोबारा फ़ोन आता है तो फिर लगता है कि यार कुछ तो हुआ है। फिर आप भागते हो खोजने के लिए कहाँ हुआ है। बहुत तमाम बैरिकेड होते हैं, तमाम रास्ते रोके जा रहे होते हैं, नहीं जाने दिया जाता, पुलिस रोकती है, इस पार से उस पार आप नहीं जा सकते, एक ही तरफ रह सकते हो। तो उसको लेकर के आप प्रयास करते हो कि कैसे कैसे जाएं। फिर आप भीड़ में फंसे हुए हो। एक बात मैं आपको बताऊं कि भीड़ जो होती है ना, जो भगदड़ होती है, वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है। मैंने जितना महसूस किया कि उसमें 6-6 फीट का आदमी भी हाँफ जाए इतनी खतरनाक होती है कि उसमें फंस जाता अगर आदमी और गिर गया तो फिर किसी के लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वहाँ से सूचना आई कि जो भगदड़ हुई वहाँ इतने लोग मरे। हम लोगों ने रिपोर्ट किया, वापस आ रहे हैं, रात भर के जगह हैं, सुबह के तकरीबन 8-9 बज रहे हैं। फिर वापस जाने को है कैंप में कि अब जा कर के रेस्ट करेंगे या जो हमने शूट किया उसको भेजेंगे। लेकिन फिर कुछ लोग टकराते हैं और वो हमारे पर चिल्लाते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, ये उधर जाके दिखाओ, उधर भीड़ है, वहाँ पे लोग मरे हुए हैं, तुम लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे? तो हमें लगा कि यार उधर की भगदड़ हुई है, उसी की बात कर रहे होंगे, ये फंस गए थे। ये नहीं पता चल रहा था कि एक दूसरी स्टैम्पेड भी हुई है और वो नदी के इस पार हुई थी। तो उसको फिगर आउट करने में शाम तक का वक्त लगा, शाम को खोज करके वहाँ पे पहुँचना। और फिर जो मंजर आपके सामने है, मैं आपको बताऊं कि कुछ सोचना नहीं होता है कि ये दिखाना है, क्या दिखाएंगे, सरकार क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। आपके अंदर जब आप रिपोर्टर हो तो आप रिपोर्टर का जो काम होता है वो मोरालिटी से चलता है। वो उसको दिख रहा होता है कि हमारे सामने जो सच है उसको जैसा का तैसा दिखा दो, बिना किसी राग द्वेष अनुराग के। बहुत सारे रिपोर्टर ये काम करते हैं, वो चीज़ें बाद में स्क्रूटनी होती हैं, वो दूसरा विषय है। लेकिन जब मैं पहुंचा तो सामने से ट्रैक्टर से मलबा निकाला जा रहा था और मलबे में सामान निकाला जा रहा था। तो वो अपने आप में देख करके इतना बुरा लग रहा था कि यहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं, यहाँ लोग मरे हैं, लोग वहाँ पे हमें चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं। तो बहुत टफ सिचुएशन होती है, कई बार ऐसा मौका आता है।
कि आप उसको रिपोर्ट करते वक्त लगता है कि भावुक हो रहे हो, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ लोग थे जो इस तरीके से उनकी जान गई कि उनको, मतलब भीड़ में जब लोग फंसे थे तो आप उस भीड़ का अंदाजा इस तरीके से लगाइए कि लोगों की जान बचाने के लिए गंगा जल फेंका जा रहा था कि एक दो बूंद उनके मुंह पे गिर जाए और वो बच जाए, जब वो भीड़ में फंसे हुए थे। मैं कोई नंबर नहीं कोट कर सकता, गवर्नमेंट अपने तरीके से बताती है कितने लोग मरे थे, लेकिन ये बात सही है कि जो सरकार बताती है उससे ज़्यादा लोगों की मौत वहाँ पे हुई थी। तो उसको दिखाना, उस सच को सामने रखना, और जब आप बैठे हो उस संगम पे जो तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, जहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना जहाँ मिलते हैं, सरस्वती कहते हैं, विलुप्त हैं, तो आपका सच और झूठ का संगम भी होता है वहीं पे आप सामने खड़े होते हो और आपको ये डिसीजन लेना होता है कि आपको किसके साथ खड़ा होना है, कहाँ जाना है। तो एज अ जर्नलिस्ट, एज अ ग्राउंड रिपोर्टर, हमारा काम होता है पब्लिक के साथ खड़ा होना। हमारा काम किसी सरकार या विपक्ष के साथ खड़ा होना नहीं होता है, वो अपने अपने मुद्दे उसमें खोज लेते हैं। हमारा काम होता है जो जनता के हित में, जो जनता को समझ में आ रहा है, उसके साथ खड़ा हो जाना होता है। इसके अलावा बहुत कुंभ की रिपोर्टिंग तो बहुत ही अलग थी ही, उसकी भीड़, मतलब आप सोचिए कि एक बड़ा सा एरिया है, उस एरिया में आप फैमिलियर हो, आप वहीं के रहने वाले हो, फर्ज करो आप जयपुर के हो, और जयपुर के लोगों को ये कह दिया जाए कि यहाँ हो ठीक है, लेकिन सिविल लाइन जाने के लिए तुम जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते से नहीं जाओगे, 4 किलोमीटर ऐसे घूम के जाओ। तो हमें इस तरीके से करना होता था कि घूम के जाना होता था। चूंकि मैं वहाँ का लोकल था तो बहुत सारी जगहों का रास्ता पता था, तो मैं चला जाता था, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत बड़ा आयोजन रहा। उसे एक घटना को छोड़ दिया जाए तो सरकार ने एक सफल आयोजन कराया। इसके अलावा जब भी हम फील्ड पे होते हैं, कई बार इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि हमको लगता है हम बात क्या करें, एज अ रिपोर्टर हम सवाल क्या पूछें, हम भी तो इंसान हैं। जैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं 10 साल से जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मेरे लिए ये जो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, इसको कवर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि जैसे एक बड़ा सा एरिया है और उस पूरे इलाके में दुर्गंध फैली हुई है। और किस चीज़ की दुर्गंध है? बर्निंग की, क्योंकि अभी सैकड़ों लोग मर गए हैं। और उसमें आप समझ नहीं पाते कि किससे बात करो, फैमिली से उनसे क्या पूछोगे, वो शौक में है, आप खुद शौक में हो। जैसे कहीं कुछ घटना हो जाती है, जैसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ या कुंभ में स्टैम्पेड हुई, तो इसके लिए हम एक जिम्मेदार पकड़ते हैं कि भाई ये जिम्मेदार है, इससे सवाल पूछेंगे। यहाँ तो हमें समझ नहीं आ रहा था जिम्मेदार कौन है। हर किसी को लग रहा था कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ, भाई पायलट को दोष दें, कंपनी को दोष दें, सरकार को दोष दें। ये चूंकि एयर इंडिया प्राइवेट एंटिटी हो गई है, तो वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस थे और लोग बहुत झिड़कते हैं, बहुत बुरा मानते हैं। कई बार कैमरा ऑन करने पे हमें होता है कि हम तो इनका सच लोगों तक पहुँचाएं। बहुत टफ इंसिडेंट था। बहुत ही आपके राजस्थान के वो एक बच्ची थी जो पहली बार विदेश जा रही थी और उसका बहुत वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा हो। एयरपोर्ट पे जाते हुए राजपुरोहित लड़की उदयपुर के आसपास की थी, उनके परिवार से मैं मिला। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं इनसे बात क्या करूं। मतलब अगला व्यक्ति जो अपना सब कुछ खो के बैठा हुआ है, और बार बार उस बच्ची का चेहरा याद आता है कि कितना चहकते हुए, कितना खुश होकर के वो विदेश यात्रा के लिए जा रही थी, लेकिन फिर एक दुर्घटना होती है और सब कुछ चला जाता है। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स में बड़ा मुश्किल होता है। पहलगाम में जैसे आतंकी हमला हुआ तो हम लोग वहाँ पहुँचे, तो बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, सबके अपने अपने वर्जन हैं। और चूंकि इतना ज़्यादा हेटरेट का माहौल था उस समय कि कई बार डर लगता था कि एक जो वो आतंकवादी चाहते थे उनका मंसूबा हमारे यहाँ बैठे लोग पूरा कर रहे थे। वो जो नैरेटिव के साथ आए थे, 2 धर्मों के बीच एक लकीर खींचने के साथ आए थे कि यहाँ 26 को मारोगे, 2600 के मारने का इंतजाम लोग खुद ही कर देंगे। उस तरीके के नफरत के माहौल में आपको ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट करना और अपनी बात रखना, क्योंकि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस मामले में डरता वरता नहीं हूँ। बात रखनी है तो चाहे वो समाज के खिलाफ हो, सिस्टम के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, उससे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो मैं वहाँ देख रहा था कि जो लोग वहाँ मदद करने वाले हैं वो भी वहीं के हैं। जो वहाँ का आदिल नाम का लड़का मारा गया वो भी वहीं का था, लेकिन एक जो बाइनरी क्रिएट कर दी गई थी उसको कैसे पाटा जाए, उसको कैसे समझा जाए। आखिरकार सरकार भी वही काम कर रही थी। सरकार को भी समझ में आ गया था कि यार ये बहुत ज़्यादा देश के लिए डैमेज कर रहा है, इसीलिए वो सोफिया जी उनको लेकर आते हैं मंच पे और उनसे बात कहलवाते हैं। Abhinav, I mean,
give it up for Abhinav. Just amazing for all three of them. I mean, it's very easy for us as news consumers for us to sit in the comfort of our house, to have our mobile phone in front and just scroll through and look at these harrowing images and videos, and with no risk to our life. But all three of them, you know, all three of you are married? Yes. Are you? Yes. No, you're not married. So he's the only wise guy in the room. But still, you know, there's so much at stake. You know, they're putting their life on the line. So with absolute deep respect, on behalf of all of us, thank you so much for coming on to the thing and really appreciate it. Thank you so much. मैं इसमें एक बात ऐड कर देता हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट जब हम ग्राउंड रिपोर्टर होते हैं तो हमें आज के दौर के जो सरकारें हैं उनमें ये भी तय करना होता है कि हमारे ऊपर मुकदमा ना दर्ज हो, क्योंकि हम जो रिपोर्ट करते हैं वो कई बार सरकारों को बुरा लगता है, तो हमें तथ्यात्मक रूप से बहुत सही होना होता है और हर फैक्ट को चेक करना होता है कि कुंभ में अगर हमने रिपोर्ट किया तो जो भगदड़ हुई वहाँ पे स्पॉट पे रिपोर्ट किया, जो वहाँ पे फंसे, जो वहाँ पे यूपी सरकार के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर थे उनसे बात करना, जो मृतक थे उनसे, तो हमें बहुत स्तर पे वेरीफाई करना होता है चीज़ों को, ताकि वो जो माहौल है एक वेंडेटिव, उस माहौल में भी आप फंसो ना या आप पिसो ना। Thank you. Thank you.